हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू डीडी पाठशाला, घर घर की पाठशाला, आपकी अपनी पाठशाला। आज हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि सर वोकेशनल सब्जेक्ट में मेरा हेल्थ केयर है, कैसे करे सर, क्या लिखे, कुछ बता दिए जाते। तो बहुत लेके कन्फ्यूज़न है, तो आज उसी को हम सॉर्ट आउट करेंगे। इसका एक्चुअली दो वीडियो आएगी। ये जो है प्रीवियस 2024 का है। 2025 वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है। आपको दो पेपर पढ़ के जाना है, 2023 और 2024। बस इतना पढ़ के जाओ, 30 में 30 पाओ। बाकी उधर तो प्रैक्टिकल में 70 में तो 70 मिल ही जाता है। तो मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि 95, 98 या 100 मार्क्स उठाने वाला सब्जेक्ट है। बस चलती थोड़ा सा मेहनत करना होगा। ये जो हम लोग का है वोकेशनल सब्जेक्ट, क्या है? हेल्थ केयर। मतलब अपना हेल्थ को कैसे केयर करेंगे। बेसिकली इस सब्जेक्ट में यही सब क्वेश्चन रहता है कि हम बीमार पड़ जाएं तो क्या करना चाहिए, हमको ब्रश कब करना चाहिए, अगर ये हो जाए तो हमको क्या, फर्स्ट एड में क्या होना चाहिए। मतलब बेसिकली जो है अपना हेल्थ को कैसे केयर किया जाए उसके बारे में ये सब्जेक्ट है और उसी के बारे में पढ़ना है। तो जिसका बायोलॉजी है वो तो टॉप है, मतलब कि कोई भी आंसर आएगा वो तो उड़ा देगा। और जिसका बायोलॉजी नहीं भी है, कम से कम उसको नॉलेज तो पता होगा ही हम लोग का कौन सा गुड हैबिट है, कौन सा गुड हैबिट नहीं है। तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि हम लोग हेल्थ केयर में आखिर हम लोग का क्या क्या डाउट रहता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। 2023 और 2024 को क्लियर देख लो, क्लियर। उसके बाद कोई टेंशन ही नहीं है, मार्क्स बहुत अच्छा आएगी। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उसको दिल से सैल्यूट है, आप लोग का प्यार है, इसीलिए आज हम ये वीडियो लेके आए हैं। इसी तरह का बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑटोमेटिव का भी वीडियो मांगा है, वो भी अपलोड हो जाएगी कल को। तो बस आप लोग इसी तरह प्यार बनाते रहिए। बस हम जो है आप लोग में हमेशा मेहनत करने के लिए हमेशा रेडी है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। क्या है, तो ये सब्जेक्ट जो है पूरे 30 मार्क्स का रहता है और टाइम जो है वो आपको 3 घंटे यानी 15 मिनट पढ़ने का और 3 घंटे का टाइम मिलता है। ठीक है, बेसिकली अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन को चलो स्टार्ट करते हैं। सबको पता होगा कि पैटर्न कैसा होता है कैसा नहीं होता है। थोड़ा सा अगर पैटर्न के ऊपर डिस्कस करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर पैटर्न के ऊपर डिस्कस करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन चलो देखो, इस सेक्शन में क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। भाग वन, भाग बी होते हैं। यानी क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, भाग वन और भाग बी, यानी पार्ट वन और पार्ट टू। बोल रहा है क्या कि पार्ट वन जो है वो 50 यानी 15 मार्क्स का रहता है, जो कि प्रत्येक क्या रहता है, एमसीक्यू रहता है। और बाकी जो 15 रहता है वो तो आपका पार्ट बी रहता है और उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और इसके लिए आप लोग को अलग से क्या करना होगा, इसके लिए आपको अलग से उत्तर पुस्तिका मिलेगी, यानी उसमें आपको देना है। ठीक है, उसमें आपको देना है। बोल रहा है कि जो, हाँ, पहला क्वेश्चन जो एमसीक्यू रहता है 1-1 मार्क्स का मिलता है। दूसरा जो सेक्शन होता है यानी पार्ट बी जो रहता है उसमें 3 तरह का सेक्शन देखने को मिलेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो है आपको 6 एमसीक्यू दिया रहेगा, सॉरी 6 शॉर्ट क्वेश्चन दिया रहेगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दिया रहेगा। उनमें से 4 को जवाब देना है, प्रत्येक में 1 मार्क्स मिलेगी। और आ, एक रहेगी 4 को तुम्हारा 3 नंबरिया क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 2 जवाब देना है, पूरे 3 मार्क्स की रहेगी। और 2 को 5 नंबरिया क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 1 जवाब देना है जो कि पूरे 5 मार्क्स की रहेगी। बेसिकली मेरा यही है। ठीक है, बात बाकी बोल रहा है कि कैंडिडेट अपने शब्दों में उत्तर लिखें। बस यहां से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अपना डिस्कस करेंगे। देखो, अगर हम बात करें ना, थोड़ा सा हिंदी मीडियम का स्टूडेंट ज़्यादा है तो उसी में दिखाएंगे और इंग्लिश मीडियम भी देख लेना। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक दवा प्रशासन का मार्ग नहीं है। ठीक है, तो बताएंगे अभी चल के, अंतशिरा ये भी दवा है, सब चीज़ बताएंगे। इसका एक एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सेम टू सेम नहीं पूछेगा लेकिन बेसिकली इसी से रहेगा।
बेसिकली इसी से रहेगा और सेम टू सेम नहीं पूछेगा। तो एक एक ऑप्शन के ऊपर ध्यान से देखेंगे, उसका आपको जो है उसका जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से भी आप लोग बाद में डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हैं इसका जो आंसर की होगा। हम लोग बेसिकली यहाँ देख रहे हैं, इसका आंसर की बताएंगे थोड़ा देर में। अभी बस क्वेश्चन देखते चलो फटाफट, उसके बाद हम लोग आंसर देखेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं कि बोल रहा है कि एलर्जी प्रतिक्रिया के सबसे गंभीर रूप को एनाफाइलिक्स कहा जाता है, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, ये सब देखेंगे, है ना। बेसिकली इसका आंसर तो सबको जान ही रहा है, लेकिन फिर भी हम अभी नहीं देखेंगे, इसका बाद में देखेंगे। और ये सब आंसर होता है ना, ज्यादातर ऑल ऑफ दिस ही आंसर होता है। सूक्ष्म जीवों को प्रसार को रोकने में मदद करने वाले सबसे प्रभावी तरीका क्या है, ये भी हम लोग देखेंगे कि कौन सा तरीका है, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा तो मेहनत करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्पताल से प्राप्त संक्रमण नहीं है या फिर नोकोमल संक्रमण नहीं है। अगर किसी को पता होगा तो पता ही होगा कि अस्पताल में संक्रमण कौन सा नहीं है। मतलब ये भी ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन मेरा क्या है, नेगेटिव में है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट देखें क्वेश्चन ले जाएगा, मरीज के सभी नोट्स में लिखे जाते हैं। वहाँ जो मरीज होता है वो क्या क्या नोट्स लिख सकते हैं ना, मरीज के बारे में नोट्स लिखने बोला है, तो मतलब जो पेशेंट रहता है उसके बारे में थोड़ा सा बताना है। तो ये ऑप्शन पढ़ के पता चल जाएगा, वैसे तुम लोग भी बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल रिकॉर्ड के लिए डैश महत्वपूर्ण है। ये भी अभी जस्ट हम लोग एक एक एमसीक्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। एक बार केवल क्वेश्चन को देख रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है ना। निम्नलिखित में बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की व्याख्या करता है, पढ़ेंगे उसका ऑप्शन तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोबायोलॉजी और बायो टेक्नोलॉजी जो कचरा किस श्रेणी में आता है, ये भी देखेंगे किस श्रेणी में आता है। ठीक है, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कवर करता है। आपके जन्म के समय निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरक्षा मौजूद होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो इतना सब देख लिए, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, आंसर को देखेंगे। अब इसका हम लोग आंसर को देखेंगे। देखो अब देखो, तुम लोग बोलेगा सर वहां नहीं बता के यहाँ बताएं, क्योंकि हम लोग को मेहनत का मार्क्स ज्यादा लाना है, इसीलिए वहां पे हम लोग क्वेश्चन क्या देखे, वहां पे क्वेश्चन हम लोग क्या देखे कि निम्नलिखित में से कौन सा औषधि देने का मार्ग नहीं है। बताना है कि इसमें से कि औषधि कौन सा देने का मार्ग नहीं है। ठीक है, अंतरशिरा। तो अंतरशिरा क्या होता है, देखो दवा को सीधे नस में दिया जाता है। अंतरशिरा का नाम से ही पता चल रहा है कि दवा को सीधे नस में दिया जाता है, यह सही दवा प्रसार मार्ग है। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन पूछा था क्या, कौन सा नहीं है, निगेटिव पूछा है तो आंसर पॉजिटिव वाला नहीं देंगे। नेक्स्ट बोल रहा है मौखिक, बिल्कुल मुंह में देना ही चाहिए, दवा को मुंह से दिया जाता है, यह भी सही मार्ग है। बिल्कुल कोई भी दवा देखो मुंह से भी दिया जाता है। टॉपिकल, दवा को त्वचा पर लगाया जाता है, यह भी सही मार्ग है। बिल्कुल त्वचा में भी लगाया जाता है। विलियन विलियन विघटन, उसमें जो ऑप्शन था वो विघटन था, विघटन नहीं होगा, विलियन होगा। तो विलियन जो होता है दवा देने का मार्ग नहीं है, बल्कि दवा घुलने की प्रक्रिया है। तो देखना डॉक्टर लोग क्या करता है, ऐसे ऐसे मिलाता है, विलियन करता है, मिलाता है, वो दवा देने का मार्ग नहीं है, वो मिलाने का मार्ग है। तो नेगेटिव पूछा था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था मेरा क्वेश्चन में कि एलर्जी की सबसे गंभीर अवस्था एनाफेलिक्स में कौन सा लक्षण हो सकते हैं, कौन सा लक्षण हो सकते हैं। देखो पहला बोल रहा है रक्तचाप में गिरावट हो जाएगा क्या, तो एन नहीं, एनाफेलिस में बीपी अचानक गिर सकता है। बिल्कुल क्या हो सकता है, बीपी अचानक गिर भी सकता है जब किसी को एलर्जी होता है। पता ही होगा कि अगर किसी को एलर्जी हुआ होगा तो पता होगा कि उसको कि बीपी कैसे गिर जाता है। सांस लेने में बिल्कुल कठिनाई लगती है, नाक बहने लगता है, सांस लेने में कठिनाई, श्वसन नली में क्या होता है, सिकुड़ जाती है और सांस लेने में दिक्कत आती है। नाक बहना, एलर्जी के कारण नाक बह भी सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस सभी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो था क्या कि सूक्ष्म जीव के प्रसार को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है।
सूक्ष्म जीव मतलब वायरस को रोकने का सबसे क्या तरीका है? तो पहला जो ऑप्शन था स्टेरॉइड। देखो स्टेरॉइड क्या होता है कि केवल ऑपरेशन या विशेष प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्टेरॉइड तकनीक क्या होता है कि स्टेरॉइड को उसको ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है, और हम लोग का क्वेश्चन क्या था कि सूक्ष्म जीव को रोकना, तो ये ऑप्शन हो गया तुम्हारा गलत। नेक्स्ट बोल रहा है मेडिकल एपिसिलिस, तो संक्रमण को कम करता है, यह सबसे प्रभावशाली नहीं होता है। ये क्या कर सकता है, ये थोड़ा सा जो मतलब वायरस फैल रहा है एक दूसरे में, वो भले उसको क्या कर सकता है, कम कर सकता है, लेकिन अगर तुम बोलोगे कि ये रोकने का प्रसार है तो ये रोकने का नहीं है, ये भी गलत है। पराबैंगनी किरण का प्रयोग, पराबैंगनी किरण कैसे, वो तो और बेकार चीज है ना। पैराबैंगनी किरण, देखो पैराबैंगनी किरण क्या बोलता है कि समिति क्षेत्र में ही उपयोग की जाती, मतलब पैराबैंगनी किरण जिस क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में पैराबैंगनी किरण आएगा। तो ऐसा नहीं कि पैराबैंगनर को कहीं से ला सकते हो, क्योंकि वो सूर्य का रोशनी से आता है, अगर उसको लाने चाहेंगे पता चला दूसरा पेशेंट मर गया। हाथों की स्वच्छता, बिल्कुल, उसके लिए क्या है कि हाथों को संक्रमण को रोकने के सबसे सरल तरीका है, यानी अगर वायरस फैल रहा है ना, तो हाथों को संक्रमण को रोको। बीच में आया था क्या कोरोना वायरस, उसमें क्या बोला था कि नाक को बंद कर लो, किसी को छुओ मत, टच मत करो, क्योंकि हाथ से क्या होता है, बहुत ज्यादा वायरस फैलता है। इसीलिए देखते हैं कभी भी डॉक्टर के पास जाओ तो वो क्या करता है, तुमको छुएगा, उसके बाद क्या करेगा, अपना हाथ को वॉश कर लेगा। ठीक है, तो सैनिटाइजर लगा लेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर तुमको वायरस से बचना है, संक्रमित से बचना है, तो अपने हाथ को क्या करते रहो, बार बार साफ करते रहो, सैनिटाइजर का यूज करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अस्पताल जनित संक्रमण नहीं है? ध्यान देना, कौन सा नहीं है। जो क्वेश्चन नेगेटिव वाला रहता है उसका आंसर तो तुम लोग वैसे भी दे दोगे। वेल्टर जनित निमोनिया, ये क्या होता है, अस्पताल में होने वाला एक तरह का संक्रमण है। ठीक है, कैथर्ड जनित संक्रमण, ये भी क्या है, अस्पताल में होने वाला एक तरह का संक्रमण है। सर्जिकल साइट संक्रमण, ये भी एक अस्पताल में होने वाला एक संक्रमण है। लेकिन सामुदायिक निमोनिया जो है, ये अस्पताल के बाहर होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन था कि अस्पताल जनित संक्रमण, यानी अस्पताल के अंदर कौन सा संक्रमण नहीं होता है, तो तीनों होता है, बाकी ये जो सामुदायिक निमोनिया है ये तुम्हारा अस्पताल के अंदर नहीं होता है। तो याद रखना, तुम लोग भी कभी अस्पताल जाओ ना, तो थोड़ा सा क्या करना, दूरी बना के रखना, वरना पता चलो कि तुम किसी और को गए हो इलाज करवाने और अपना बीमार होके आ गए हो। ठीक है, पता चला अपना बीमार होके आ गए हो, दूसरे को ठीक करने के चक्कर में अपना बीमार हो गए अस्पताल जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, देखो ये सब क्वेश्चन जो है वो है वहां से लाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसलिए डिस्क्राइब कर रहे हैं क्योंकि तुम लोग कुछ नहीं पढ़े हो, और अगर बेसिकली पढ़ना है तो ये सब का बेसिकली पढ़ लो, तुम लोग का जो मार्क्स है 30 आउट ऑफ 30। चलो, बोल रहा है क्या, रोगी के, अच्छा ये तुम लोग को रेड रेड लाइन दिख रहा है, इससे टेंशन मत लेना, ये हिंदी में है ना इसलिए ऐसा दिख रहा है। रोगी के नोट्स को लिख सकता है, क्वेश्चन थोड़ा गलत है। रोगी रोगी के नोट्स में कौन लिख सकता है, बिल्कुल, रोगी के नोट्स में कौन लिख सकता है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा। तो देखो रोगी का अब देखो रोगी का नोट्स, नोट्स कौन लिखेगा, वो तो पेशेंट है। अब कौन लिखेगा नोट्स, क्या संबंधी सभी संबंधित पेशेवर और रोगी, मान के चलो कि वहां पर आया है मेरा फैमिली, और वहां पर जो आया है रोगी, जो खुद रोगी है, वो को अपना नोट्स लिखेगा, हम ये बीमार है वो बीमार है, वो अपना फॉर्म नहीं भरेगा, ये गलत है। रोगी स्वयं मेडिकल रिकॉर्ड में लिखने के लिए अधिकृत नहीं होता है, ये तो क्वेश्चन ही निगेटिव पूछ दिया, है ना, कि रोगी स्वयं मेडिकल रिकॉर्ड में लिखने के लिए आधारित नहीं होता। रोगी अगर अपना नहीं निकालेगा, अगर अपना फॉर्म नहीं भरवाएगा तो कौन भरवाएगा? हाँ, वो भरता नहीं है, रोगी खुद से नहीं भरता है, लेकिन भरवाता तो है, तो ये तो वैसे भी गलत है। उसके बाद बोल रहा है चिकित्सा एवं नर्सिंग स्टाफ, चिकित्सा एवं नर्सिंग स्टाफ, ये तो सही है, क्योंकि वहां पे जो है, जो भी चिकित्सा के होते हैं और जो भी नर्सिंग स्टाफ होते हैं वो फॉर्म भरते हैं। अच्छा चलो, ये गलत क्यों है? हाँ, ये तो लिखा हुआ है, आंशिक रूप से सही है,
लेकिन अधूरा है, बिल्कुल। हाँ, ये सही तो है लेकिन आंशिक रूप से, बिल्कुल, क्योंकि फॉर्म जो है वो भर सकता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बेस्ट होगा, इसलिए इसका आंसर, ये भी आंसर इसका सही हो सकता है। केवल डॉक्टर और नर्स ही नहीं, अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। ऐसा नहीं है, कोई भी नर्स है अगर वो खाली है तो वो क्या कर सकता है, फॉर्म भर सकता है किसी भी पेशेंट का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है मेडिकल रिकॉर्ड में किस लिए महत्वपूर्ण होती है। मेडिकल का जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो किस लिए महत्वपूर्ण होता है। चलो ऑप्शन देखते हैं। अब तुम लोग जाओगे देखना कि मेडिकल में सबसे पहले फॉर्म भरा जाता है। सरकारी अस्पताल में जाओ, देखो मेडिकल में फॉर्म भरा आता है, तो उसके लिए क्यों, क्यों उसके लिए रिकॉर्ड रखता है। चलो देखते हैं क्यों रिकॉर्ड रखता है। देखो क्या बोल रहा है, चिकित्सक देखभाल के लिए जानकारी प्रदान करते हैं, बिल्कुल। जो भी चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो बिल्कुल जानकारी प्रदान करता है कि देखो, ऐसा होता है ना कि डॉक्टर में, डॉक्टर लाइन को एक दूसरे से फॉरवर्ड करना पड़ता है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट से नहीं संभलता है। ये डॉक्टर के पास आया, फिर वो उस डॉक्टर के पास भेजा, फिर वो उसके पास भेज दिया, तो ये इस तरह क्या करता है, एक दूसरे को सेंड कर देता है। उसके लिए तुमको रिकॉर्ड देना जरूरी है, इसलिए लिखना जरूरी है, तो ये भी सही है। डॉक्टर को इलाज की सही जानकारी मिलती है, बिल्कुल। तो डॉक्टर जब एक मान के चलो किसी दूसरे डॉक्टर के पास से लेके आए हो, उसको पता चलेगा अच्छा ये लिखा हुआ है, इसका ये काम कर दो, तो एक दूसरे डॉक्टर को भी क्या होता है, जानकारी मिलता है, ये भी सही है। ठीक है, अच्छा ये ऑप्शन नहीं था, इसी का थोड़ा सा ये था। कानूनी सुरक्षा, मेडिकल रिकॉर्ड में कानूनी मामलों के प्रमाण के रूप में काम आते हैं, ये भी सही है। देखना कि मान के चलो ना, कभी कभी क्या होता है कि मान के चलो कोई आया, पेशेंट है, हॉस्पिटल है, पेशेंट का इलाज वो सक्सेसफुल भी होगा उसका इलाज, या तो फिर सॉरी भी डॉक्टर बोल सकता है, सॉरी भी डॉक्टर बोल देगा, तो फिर वहां पे क्या होगा, उसका उसका जो परिजन लोग होगा वो सब हड़ताल कर देगा, हंगामा कर देगा, लड़ाई झगड़ा फलाना चिलाना, मारपीट पे उतर जाएगा। तो जो डॉक्टर के पास पहले से कागज भर के रखा है ना फॉर्म, वो पहले लिख देता है कि ये 90% चांस है कि नहीं बच सकती है, 10% चांस है कि बच सकती है, और सिग्नेचर पहले करवा लेता है। इसलिए ये सब करवाना होगा, तुम भी अगर कल डॉक्टर बनोगे तो ये सब करवाना जरूरी है, नहीं तो पता चला तुम्ही को पुलिस पकड़ के ले गया। ठीक है, तो ये भी जरूरी है। शोध पत्र, मेडिकल रिसर्च, और हाँ बिल्कुल ये तो चलेगा ही ना, तुम्हारा रिसर्च पेपर तो बनाना ही होगा, तो इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, ले जाओ ऊपर, बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की व्याख्या करता है। देखो बायोमेडिकल, बायोमेडिकल, ठीक है, यह अस्पताल में उपयोग किए गए उत्पादक से होने वाला संक्रमण, बिल्कुल ये तो रोकता है बायोमेट्रिक, बायोमेडिकल में तो ये तो रोकने का काम, हाँ ये सही भी है। देखो, हाँ देखो यहाँ लिखा हुआ भी है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट संक्रमण रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यह बीमारी के प्रसार को कम करने का एक तरीका है, ये भी सही है। इसका मुख्य उद्देश्य रोगी को फैलाव को रोकना है, नहीं, ये गलत है, क्योंकि यह पैरों के विछंद को कम करने का तरीका है ना। तुम्हारा बायोमेडिकल कभी ऐसा नहीं करेगा कि उसका जो रोगी का जो फैलाव है उसको कम करेगा, वो नहीं करेगा कि भाई तू आज इतना इलाका में बीमार हो गया, कल आगे चल के इतना इलाका में बीमार नहीं होगा, वैसा वो काम नहीं करता है। उसका काम यही होता है कि आओ भाई, अगर तुम बीमार हो तो मैं तुम्हें इलाज करके दूंगा। अपशिष्ट प्रबंधन का अम्प्यूटेशन से भी कोई संबंध नहीं है, कैसे नहीं है, ये तो वैसे भी गलत है, ये गलत है। अच्छा ये इसी का ऑप्शन है ना, तो ये गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर दोनों कैसे हो गया, बोथ तो है ही नहीं। अगर बोथ दिया रहता तो दोनों होता, तो नहीं, तो सबसे अच्छा ये लग रहा है हमको कि यह बीमारी के प्रसार को कम करने का एक अच्छा तरीका है कि भाई आओ, जो भी संक्रमण है, जो भी वायरस से है, वो अस्पताल तुरंत आ जाओ। इसलिए देखो ना, जब लॉकडाउन चला था, कोरोना वायरस चला था, सब कहाँ दौड़ते था,
सब कोई ऑपरेशन थिएटर। चलो, मेडिकल फुल हो गया था, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया था। बोल रहा है कि माइक्रोबायोलॉजिकल व बायोटेक्नोलॉजिकल कचरा किस श्रेणी में आते हैं? किस श्रेणी में आते हैं? श्रेणी 3 में नहीं, इसको रटना होगा। श्रेणी 1 में नहीं आते हैं, और श्रेणी 4 में नहीं आते, श्रेणी 2 में आते हैं। श्रेणी 1 में क्यों नहीं आते, सॉरी, श्रेणी 3 में क्यों, श्रेणी 1 में क्यों नहीं आते? क्योंकि ये मानव अंग का देखा जाता है, मानव के अंदर क्या क्या अंग है उसके बारे में देखा जाता है। श्रेणी 4 में क्या देखा जाता है? सार्क के लिए देखा जाता है। श्रेणी 2 में यही सब देखा जाता है, माइक्रोबायोलॉजिकल के बारे में देखा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रेणी 2 में। तो ये सब क्वेश्चन को बेसिकली रट्टा मारना पड़ेगा। पल्स, जो तुम लोग नापते भी होगे ना, पल्स। पल्स पोलियो टीकाकरण किस आयु के वर्ग के बच्चों को दिया जाता है? एक चीज बताना, अगर तुम लोग को पता होगा तो जरा सा कमेंट करके बताना कि किसका कितना पल्स है, किसका कितना पल्स है। अपना सबको पल्स बताओ, कमेंट करके बताओ कि मेरा पल्स इतना चल रहा है। मैं अपना खुद का बताऊं तो मेरा पल्स इतना चल रहा है, 97 अभी का। ठीक है, मेरे हाथ में हैंड अभी तो हैंड में घड़ी भी नहीं है, तो फिर वो वहां से भी पता चल जाता है कि पल्स कितना चल रहा है। तो मेरा 97 चल रहा है। वैसे भी तुम लोग यहाँ पे क्या करो, नक्श में रखो और काउंट करो। हाँ, 1 मिनट में पता चल जाएगा कितना काउंट हुआ, तो पता चल जाएगा हाँ पल्स इतना चल रहा है। तो बस, तो ये पल्स का काउंटिंग करने का एक सही तरीका है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि पल्स पोलियो टीकाकरण किस वर्ग के बच्चों को दिया जाता है? देखो, जन्म लिया ना, उसको जन्म लेने के बाद ही उसको पोलियो दे दो, है ना। देखना आता है ना, 2 बूंद जिंदगी के लिए आता है, 2 बूंद दे के चला जाता है। वो 0 से 5 वर्ष के बच्चे को बोलता है ले लेने के लिए, नहीं तो आगे चल के वो क्या होता है, अपेंडिक्स का शिकार हो जाता है, विकलांग भी बन जाता है ना। ये सही तरीका है। ये 0 से 1 थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, क्योंकि बहुत ही छोटा बच्चा है, तो उसको देना थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि 5 साल तक में आप कभी भी दे सकते हैं, 1 से 5 वर्ष तक सही है। अगर 0 वर्ष में, यहाँ पर ऑप्शन बेस्ट लग रहा है 0 से 5 वर्ष तक। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 0 वर्ष शामिल नहीं किया गया है। 0 से 2 वर्ष ये भी अधूरा है, क्योंकि 0 से 5 साल तक में आपको क्या बोला जाता है कि पोलियो को दिया जाए, यानी हर बच्चे को 5 साल तक में मैक्सिमम आप पोलियो को दे सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर डी। तो इस बात को ध्यान देना ना, कभी कभी क्वेश्चन को फंसा भी देगा। ऑल ऑफ दिस डालेगा तो ऑल ऑफ दिस देंगे भाई, हाँ सभी वर्षों में दे सकते हैं। ठीक है, सभी वर्षों में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जन्म के समय कौन सा प्रतिरक्षा मौजूद होती है? यही सब तो है। जो भी बच्चा है, जो भी सोच रहा है कि ये सब क्या पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इधर आएगा क्या पीडीएफ? अच्छा ठीक है, रहने दो, यहाँ से दिख जाएगा। हम्म, बोल रहा है कि जन्म जन्म के समय कौन सी प्रतिरक्षा मौजूद होती है ना। जन्मजात प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, अ, इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज देखना कि बच्चा जो है, तुम लोग भी खुद क्या होते हो, जब भी तुम लोग में कोई बीमार होते हो तो खुद से क्या होते हो, कभी कभी ठीक हो जाते हैं, छोटा मोटा जो भी बीमारी होता है। तो वही बोल रहा है कि बच्चा भी अगर छोटा मोटा बीमार पड़ता है ना, जैसे वो जन्म लिया, मान के चलो थोड़ा मोड़ा बीमार है, तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, WBC इसके अंदर रहता है। तो ये तुम्हारा जन्मजात प्रतिरक्षा होती है। ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 11 नंबर, बोकोडाइलस का उपयोग किया जाता है, किस लिए उपयोग किया जाता है? देखो, अस्थमा के लिए, बिल्कुल अस्थमा के लिए तो कर सकते हैं, अस्थमा के लिए। अच्छा, ऑल ऑफ दिस वाला आंसर है, अस्थमा के लिए हो सकता है बिल्कुल। बोयोकाइटिक्स, तो बायोकाइटिक्स भी चोट लगने, मतलब चोट लगने पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। COPD में भी कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। वैसे भी जिस क्वेश्चन में तुमको ऑल ऑफ दिस वाला क्वेश्चन दिखे ना, उसको बिना पढ़े लिखे टिक कर दो। ठीक है, BID का अर्थ क्या होते हैं? BID मतलब दिन में 2 बार। जब भी डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर अपना चिट्ठा में देखना BID लिख देता है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको टैबलेट या फिर दवा जो है दिन में 2 बार लेना है। ठीक है,
हाँ देखो, दिन में 4 बार लेने वाला को QID बोलते हैं, दिन में 3 बार लेने वाला को TID बोलते हैं। ठीक है, BID मतलब बायो, बी से बायो याद रख लो, Q से क्वाड्रा याद रख लो, और T से ट्राई याद रख लो, 3 रख लो। ठीक है। अब तुरंत तुरंत तो नहीं स्टार्ट होते, किसी को भी देखना कि कोई भी जो दवा देता है दिन में या तो 2 बार, 3 बार या 1 बार दिया जाता है ना। ऐसा नहीं कि बार बार लेते रहो, वरना पता चला टपक गए। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि त्वचा व सम्मिलित झिल्लिका पर सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग में भी होता है ना, त्वचा में, उसमें भी क्या होता है कि सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। विषक्रामक ये निर्जीव वस्तु के लिए होता है। ठीक है। एंटीसेप्टिक त्वचा के लिए होता है, बिल्कुल एंटीसेप्टिक लिया जाता है, हम लोग साबुन उबुन भी यूज कर लेते हैं, उसके अंदर भी एंटीसेप्टिक का केमिकल डाला होता है, जिसके कारण से हम लोग का जो त्वचा में बोलता है ना कि पैर हाथ धो साबुन उबुन से, वो भी कर सकते हो। वरना फिर जो हैंड वॉश करने के लिए भी आता है, उस समय भी बहुत ज्यादा में एंटीसेप्टिक होता है। ठीक है। इससे त्वचा भी सुरक्षित रहता है, और जो तुम्हारा सूक्ष्म जीव होता है वो भी मर जाता है। दोनों दोनों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये निर्जीव वस्तु के लिए होता है। देखना कभी कभी क्या होता है कि जो लकड़ी का सामान होता है उसमें फंगस टाइप का कुछ लग जाता है, तो वो सब निर्जीव के लिए होता है। विषक्राम तो वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पेट की जांच के लिए प्रयुक्त शारीरिक आकलन तकनीकी कौन सी है। पेट जांच करवाना है तुमको, बताओ कि कौन सा सही होगा। उसको थपथपा दें? नहीं, थपथपाते कब है, जब खांसी आता है अचानक, क्या होता है कि थपथपाते हैं ताकि हम लोग का खाना जो है ऊपर ना चला जाए, है ना। यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग का दो वाहिकाएं होती है, एक तो पेट में जाने के लिए, एक ऊपर में भी होल होते हैं। तो कभी कभी पानी क्या होता है, नाक में चढ़ जाता है, जिसके कारण से आदमी खोखने लगता है, तो उसका माथा में से ठप ठप किया जाता है कि वहां से पानी निकल के मुंह में चला जाए फिर से। ठीक है, तो वहां पे ठपठपाया जाता है, पेट के जांच में नहीं थपथपाया जाता है। अच्छा, ये भी थपथपा सकते हैं, सहायक है लेकिन उतना मस्त नहीं है। स्पर्श, स्पर्श करने के लिए, पेट को स्पर्श करके पता चल सकता है कि हाँ भाई ये ठीक है या नहीं है। मतलब कि अगर मान के चलो तुम पेट अगर दाबोगे किसी का, अगर उसको टाइट लग रहा है, इसका मतलब इसको गैस हो गया, फूल गया है। ठीक है, दाबोगे पता चल रहा है तुरंत दब रहा है, खाना नहीं खाया है। तो पेट का जांच वहां से भी कर सकते हैं स्पर्श करके। अच्छा, ये सहायक है लेकिन उतना नहीं है, निरीक्षण करना सबसे अच्छा होता है कि भाई उसका टेस्ट कर लो, सीधा सीधी बात है। उसका क्या कर लो, टेस्ट कर लो। सबसे पहला वो मुख्य चरण है कि इसका क्या कर लो, निरीक्षण कर लो। उलट पुलट ये सही तरीका नहीं है कि उसका पेट को इधर उल्टा दो उधर उल्टा दो मत। अब तुम लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताना कि जो पेट जो जांच करते हैं वो किस मशीन के द्वारा पेट के अंदर को जांच किया जाता है ना। किस मशीन के द्वारा पेट को अंदर जांच किया जाता है, ये तुम लोग का कमेंट हम बिल्कुल पढ़ेंगे। कमेंट रिप्लाई हम किसी का नहीं देंगे, लेकिन कमेंट जरूर पढ़ेंगे। दूसरा बच्चा तुम लोग को देखेगा, अरे अच्छा तुम लोग को पता नहीं है, कल तुम्हारे घर में पेट पर कुछ हो जाता तो कहाँ जाओगे, किस मशीन के पास दौड़ोगे, एक्सरे मशीन के पास दौड़ोगे कि हाँ देखिए मेरा पेट में ये हो गया। तो क्या होता है उसके लिए, क्या कौन मशीन से चेक कराना चाहिए, तो वो कमेंट करना तुम लोग। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ऊर्जा आधारित चिकित्सा में कौन सा शामिल है, क्या शामिल है। टेंस शामिल है, ये ऊर्जा संरक्षित, ये भी हो सकते हैं। अल्ट्रासाउंड, ये भी हो सकते हैं। किसी को याद आ गया क्या, अल्ट्रासाउंड ये भी ऊर्जा संरक्षित है, आधारित है, मतलब इसके लिए भी तुमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एसी चाहिए। अल्ट्रासाउंड चलाने के लिए भी तुमको ऊर्जा चाहिए, लेजर चलाने के लिए भी तुमको चाहिए। तो इसका मतलब ऑल ऑफ दिस, ये तो वैसे ही बता देगा सबको। अब नेक्स्ट पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर आते हैं सब्जेक्टिव पेपर। कहाँ चले गए हो, हाँ यहीं तक देखे थे, है ना। और जस्ट अभी देखे थे ना, अभी देखे थे क्या, पेट की जांच के लिए उपयोग की जाने वाली शारीरिक आकलन की तकनीकें कौन सी है। ठीक है, निरीक्षण करना जरूरी है, थपथपा भी सकते हो,
स्पष्ट भी कर सकते हो, लेकिन निरीक्षण अच्छा आंसर है। फिर बोल रहा है क्या, एनर्जी बेस्ड थ्योरी इन्वॉल्व्स ऊर्जा आधार, ऊर्जा में तो सभी चीज के लिए ऊर्जा चाहिए। ये हो गया। अब इसका सब्जेक्टिव की ओर देखते हैं कि सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन है क्या पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग ज्यादा डीपली से देखेंगे ताकि तुम लोग को ये एमसीक्यू में भी मदद करे और पेपर में भी मदद करे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मरीज को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरण क्या है। तब तक तुम लोग कमेंट करो और बताओ कि जब कोई भी पेशेंट हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल में कैसे लिया जाता है। उसको ले आए, ढकेल दिए, जाओ हॉस्पिटल में घुस जाओ। ठीक है, या फिर पेशेंट तो देख तो चल उल भी नहीं पाता है, उसको पकड़े, नहीं दौड़ो, तुमको दौड़ना होगा वरना डॉक्टर बड़ा सुइया देगा। तो फिर उसको बताना कि कैसे ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अस्पताल में संक्रमण के कुछ प्रमुख कारणों के नाम बताइए। देखो, जनरली जो है सबको हेल्थ केयर तो हिंदी मीडियम में ही होता है, और हिंदी मीडियम का कमेंट आया था इसलिए हिंदी मीडियम से बनाए। अगर इंग्लिश मीडियम भी चाहिए तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा 2023 का वो हिंदी और इंग्लिश दोनों बेस में बना देंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग का जैसा डिमांड वैसा ही ये आता है यहाँ पर वीडियो, तो जैसा डिमांड होगा वैसा ही आपका वीडियो आएगा। और भी इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है वो भी कर सकते हो, ऑटोमेटिव का आ जाएगा, टेंशन मत लेना। जो भी तुम्हारा दोस्त है उसको बोल देना कि ऑटोमेटिव का वीडियो कल आ जाएगी। ठीक है, कल आ जाएगी, ये वीडियो आज ही आ जाएगी। ठीक है, इस वीडियो को आज ही डालना है। ठीक है, तो नहीं ना, उन लोग का स्टूडेंट लोग का जो एग्जाम है ना वो 4 फरवरी को है, और आज जो है 31 जनवरी है, कल 1 तारीख हो जाएगा। तो बच्चा लोग को पहले पता चले। फिर एक और वीडियो भी है आपका, ये हेल्थ केयर का 2 गो वीडियो है। कंप्यूटर साइंस बाद में दिया जाएगा, और आईटीएस का भी 1 2 वीडियो है, बनाएंगे। मेरा एग्जाम थोड़ा जल्दी है, सबसे पहले एग्जाम मेरा ही है 4 तारीख को। ठीक है स्टूडेंट, चलो। हाँ, फिर तुम्हारा डीपीआई यानी डीपीआई और एमडीआई का पूरा नाम लिखिए, ये भी बताएंगे, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे डीपीआई है क्या और एमडीआई है क्या, क्योंकि उनको सब्जेक्टिव में मिल जाए। पीएलपी क्या है, सीओपीडी क्या है, ये भी बताएंगे। ठीक है, निम्नलिखित प्रकार के कचरे के लिए यानी वेस्ट, कचरे मतलब वेस्ट के लिए रंग कोड का नाम दे। यानी कि हम लोग का शरीर से क्या होता है, वेस्ट कलर निकलता है, वेस्ट अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, यानी हम लोग का भी शरीर से। तो कहाँ से निकलता है, कहाँ पर स्टोर रहता है, ये सब के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर वैसे भी 21 नंबर का क्वेश्चन बोल दिया है क्या, मूत्र की थैलियां यानी जो यूरिन होती है, यूरिन बैग जो होती है को किस रंग की थैली में फेंकना चाहिए, है ना, वो सब भी देखेंगे कि किस रंग की थैली में फेंकना चाहिए, या फिर हम लोग का जो होता है वो किस थैली में होता है, ये भी सब देखेंगे। ठीक है, और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। सेक्शन बी, पहले हम लोग सेक्शन ए कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग सेक्शन बी पर आएंगे, यानी 22 पे आएंगे। ठीक है, सेक्शन बी पे आएंगे। देखो तब तक आंसर खुद पढ़ो। देखो वही क्वेश्चन है, एक मरीज को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरण क्या है ना। तो चलो देखते हैं क्या क्या उपकरण है। बहुत सारे बहुत सारे उपकरण होते हैं, बहुत सारे उपकरण होते हैं। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन सा उपकरण होते हैं, और अगर इसके अलावा भी अगर आप लोग को पता है कि ये उपकरण होते हैं तो वो सब भी आप लोग को कमेंट करके बताना है कि हमने भी ये देखा है कि मेरा उपकरण ये होता है, हमने भी देखा है कि वो उपकरण ये होते हैं। तो वो सब भी आपको कमेंट करके क्या करना है, बताना है। ठीक है, बिल्कुल आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। कमेंट में कमी नहीं होना चाहिए, हर चीज में कमी कर लो वरना फिर कमेंट में कमी मत करना। ठीक है, हाँ। तो स्ट्रेचर रहते हैं बिल्कुल, गम जो भी पेशेंट, देखो अस्पताल में मरीज की स्थिति के अनुसार उसके
उसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है। प्रमुख उपकरण निम्नलिखित है। तुम कभी भी अगर हॉस्पिटल देख गए होगे, तुम लोगों को पता होगा अलग अलग पेशेंट को ले आने के लिए अलग अलग चीज बनता है, अलग अलग सामान रहता है। जैसे स्ट्रेचर की बात करेंगे, जो गंभीर या फिर घायल मरीजों को ले जाने के लिए आता है। मतलब आया और उसमें क्या कर दिया, बैठा दिया, ले गया स्ट्रेचर को, गुड़का ले, है ना। उसके व्हील चेयर, ऐसे मरीज जो चल नहीं सकते हैं लेकिन बैठ सकते हैं, उसके लिए व्हील चेयर का यूज करता है और मरीज को उसमें ले आता है। ट्रॉली, मरीज को वार्ड से ऑपरेशन थिएटर या जांच तक ले आने के लिए क्या करता है, एक ट्रॉली का यूज करता है, उस ट्रॉली में भी ले आता है। या फिर हॉस्पिटल में जो बेड होता है वो मरीज को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में स्थानांतरित करता है, बिल्कुल एक बेड ही उठा के चल दिया, ठीक है। या फिर एम्बुलेंस होते हैं, जो भी पेशेंट होते हैं, जो भी बाहर का मरीज है और अगर वो हॉस्पिटल आना चाहते हैं, वो किससे आ सकते हैं, वो तुम्हारा एम्बुलेंस से आते हैं। उदाहरण के लिए एक दुर्घटनाग्रस्त मरीज को इमरजेंसी से ओटी तक स्ट्रेचर पर ले जा सकता है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जो भी दुर्घटना होता है ना, उसको पहले हॉस्पिटल लगा, क्योंकि स्ट्रेचर हॉस्पिटल में होते हैं, आपके पास नहीं होते, तो उसके लिए एम्बुलेंस है। अगर दूर का मरीज को लाना है तो आपको पहले एम्बुलेंस लाना होगा। नेक्स्ट बोल रहा है, अस्पताल में संक्रमण के कुछ प्रमुख कारण के नाम बताइए। अस्पताल में भी क्या क्या होते हैं कि संक्रमण हो जाता है, इसलिए अस्पताल से जब भी आओ तो बोला जाता है कि डायरेक्ट खाना मत खा लो, या फिर अस्पताल से बाहर भी निकलो तो डायरेक्ट खाना मत खा लो। क्या करो, सैनिटाइजर से हैंड वॉश कर लो, अगर साबुन उबुन दिखे तो उससे हैंड वॉश कर लो, मुंह को हैंड वॉश कर लो, उसके बाद खाओ। मान के चलो आप 1-2 दिन रहते हैं हॉस्पिटल में, उसके बाद आ रहे हो, तो सबसे पहले नहाओ गर्म पानी से, उसके बाद ही खाना खाओ। तो ये सब तुमको पता होना चाहिए, और ये सभी पूछा जाता है, क्योंकि हेल्थ केयर, अपना हेल्थ को कैसे केयर करे, ये सभी तुम्हारा पूछा जाता है एक बोर्ड एग्जाम में, झारखंड बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और भी अगर बोर्ड एग्जाम होती होगी, जैसे सीबीएसई बोर्ड में, तुम्हारा बिहार बोर्ड में, तो ये सब जितने भी बोर्ड होते हैं ना, सब में तुम्हारा ये जरूरत पड़ जाएगा। हेल्थ केयर के लिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस अपना हेल्थ को कैसे केयर करने, अगर तुम हेल्थ को खुद से केयर करने जानते हो तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा जवाब दे दोगे। बस फंसोगे तो एमसीक्यू में फंसोगे, तो एमसीक्यू हम देंगे वीडियो, वीडियो में बने रहे। वीडियो में प्यार दिखाना है, तभी आपके लिए मेहनत किया जाएगा, वरना मेरा मेहनत वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सभी के लिए, आप लोगों के लिए भी, हम लोग के लिए भी, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट न्यू है, और वो क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपसे पॉसिबल हो किसी और से सब्सक्राइब करवा दीजिए, क्योंकि ये एक तरह का हम मेहनत किए, तो थोड़ा सा आप अपना प्यार दिखा दीजिए। बस ये डीडी पाठशाला की ओर से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के बोलिएगा तो हाथ जोड़ भी देंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अस्पताल में संक्रमण के कुछ कारण के नाम बताइए। देखो, अस्पताल में संक्रमण फैलने के कई कारण हो सकते हैं, जिन्हें अस्पताल जनित संक्रमण कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ अस्पताल जनित संक्रमण किसे कहते हैं। तो अस्पताल में जो संक्रमण फैलता है, जो वायरस फैलता है, उसी को हम लोग अस्पताल संक्रमण कह सकते हैं। हाथों की उचित स्वच्छता का अभाव, क्या होता है कि अगर मान लो कि तुम अस्पताल में हो तो बार बार हाथों को वॉश करते रहो, अगर उसमें कमी किया तो भाई फिर बीमार तो हो ही जाओगे तुम भी। दूषित या फिर स्ट्राइक ना करे किए गए उपकरण, जो भी मान के चलो कि वैसा उपकरण जो किस कोई और यूज कर चुका है, उसको दोबारा तुम यूज मत करो। कभी कभी क्या होता है, बच्चा अपना प्रैक्टिकल के लिए वहां से बोतल उतल उठा लेता है, उसको छूता होता है, इंजेक्शन को छूता है, तो इसके चक्कर में वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाने के चक्कर में खुद भी बीमार पड़ जाता है। तो ये सब भी अपना देखना है। बायोमेडिकल अपशिष्ट का गलत निपटान, जो भी बायोमेडिकल में होता है ना, आजकल तो हॉस्पिटल में उतना ज्यादा ध्यान नहीं रहता है, वो देखना कोई भी एक डब्बा में फेंक दिया, छोड़ दिया था, कोई भी अपशिष्ट पदार्थ जो होता है हॉस्पिटल का डायरेक्ट छोड़ देता है, वो वैसा नहीं करना है। उसको क्या करना है, मेडिकल वाला को भी उससे दूर कर देना है, या फिर उससे दूरी बना के रखो, नहीं तो फिर तुम भी बीमार पड़ जाओगे। संक्रमित मरीजों के संपर्क में ना आए, उपयोग की हुई सुई व कैथलेट को ना छुए, मतलब जो भी होता है ना उपयोग कर लेने बाद उसको नहीं। और डॉक्टर देखना जब भी कुछ भी करता है ना, वो बहुत सेपरेट होके करता है, वो ग्लव्स पहन के करता है, और एक बार ग्लव्स पहन लिया फिर उसका फेंक दिया उसको। और तुम लोग क्या हो, बार बार छू रहे उसको, इसको आप खुद जाके बाहर में समोसा जलेबी मार लिए, तो ये करने अब फिर तुम भी बीमार पड़ोगे, ठीक है। गंदे बिस्तर और लेसन, वहां पर बहुत सारे गंदे बिस्तर होते हैं, तुम जाके उसी में सो गए तो नहीं, अपना बिस्तर ले जाओ, खुद से बैठाओ, सो।
वेंटिलेटर और कैथलेटर से भी ये सब फूलता है। उदाहरण के लिए बोल रहा है क्या, यदि नर्स बिना हाथ धोए एक मरीज को दूसरे मरीज के पास जाती है तो वो संक्रमण फैला सकती है। कभी कभी नर्स से भी बच के रहना होगा आजकल का युग में। लेकिन नहीं, नर्स लोग बहुत अच्छे होती है, वो लोग बोलती है कि भाई हम पहले अपना देखेंगे बाद में आपका देखेंगे। पहले वो अपना देखेगी। वो बहुत ही दूरी बनाए रखता है या फिर बहुत सेपरेट बना के रखता है। मुंह मुंह में मास्क पहन लिया, हाथ में ग्लव्स पहन लिया भाई, कहीं से उसको वो अपने आप को बीमार नहीं होने। पता चला डॉक्टर खुद ही बीमार हो गया, क्या इलाज करेगा। अब देखो, डीपीआई और एमडीआई क्या है इसके बारे में बताएंगे। डीपीआई मतलब ड्राई पावर इनहेलर। क्या होता है कि डीपीआई एक ऐसा उपकरण है जिससे सूखी दवा को सांस के माध्यम में फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। इसका उपकरण जो है दमा और सीओपीडी में किया जाता है। देखना कोई जिसको अस्थमा भी बोलते हैं, देखना कोई ऐसा आदमी होता है ना, क्या होता है, तुम लोग तो वो भिक्स लेते ही होगे, भिक्स नाक से खींच रहे हो, तो वो क्या है, डीपीआई है। कोई मुंह से अस्थमा ले रहा है तो वो भी डीपीआई है। ये भी एक तरह का क्या है कि ड्राई पाउडर इनहेलर, कि मतलब एक पाउडर के द्वारा क्या होता है, उसको दवाई दिया जाता है, इनहेल किया जाता है। एमडीआई क्या है तुम्हारा, मेटेड डोज इनहेलर। मेटेड डोज इनहेलर क्या है कि एमडीआई एक ऐसा इनहेलर है जो निश्चित मात्रा में दवा को स्प्रे के रूप में मरीज के फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, दोनों का काम क्या है, फेफड़ों तक पहुंचाना। ये तुम्हारा सूंघ सूंघ कर पहुंचाएगा और ये जो है स्प्रे कर देगा और उससे पहुंचा देगा। ठीक है, दमा के मरीज अक्सर एमडीआई इनहेलर का उपयोग करते हैं, सांस लेने में राहत मिलती है। जो भी देखना जिसको भी सांस लेने का प्रॉब्लम होता है वो तो या तो वो एक देखना रहता है बार बार, वो उससे क्या रहता है, दमा जिसको हम लोग अस्थमा बोलते हैं कि भाई अस्थमा दो लेना है, हमको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो सब उसके लिए उपयोग किया जाता है। उसके लिए एक स्प्रे भी होता है। देखना कोई कोई ऐसा होता है कि मुंह में हाँ किया, 2 बार स्प्रे ले लिया, तो स्प्रे से भी वो क्या सकता है कि अपना अस्थमा का उपचार कर सकता है। या फिर जिसको सांस लेके करने का मन है, वो विक्स टाइप का कुछ होता है, उससे भी ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर बोल रहा है कि पीएल के बारे में लिखिए। पीएल और सीओपीडी के बारे में लिखिए। पीएल मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज। देखना कि पेशेंट को कभी कभी प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज भी करता है और कभी कभी डायरेक्ट बैंडेज कर देता है, तो दोनों में क्या है उसके बारे में देखो, पता भी होना चाहिए। पीएलपी का उपयोग टूटी हड्डी या फिर जोड़ को स्थिर रखने के लिए किया जाता है। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी पट्टी होती है जो पानी में गीला कर शरीर पर लगाई जाती है। बिल्कुल। तो क्या करता है कि पहले से उसके पास एक कपड़ा टाइप का होता है, उसको थोड़ा सा पानी में भिगाया और जैसे तुम्हारा पैर का साइज है उस पैर में लगा के वो क्या कर दिया, चिपका दिया। कुछ देर के बाद वो क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पेशेंट चाहकर भी उस जगह का हड्डी को हिला ना सके। कुछ दिन के बाद क्या होता है, वो हड्डी ऑटोमेटिक क्या होता है, ज्वाइंट हो जाता है। ठीक है, और तुम लोग भी एक जो भी इस क्लास कर रहे हो ना, थोड़ा सा ये भी कमेंट करके बताना कि जो हम लोग अंगुली फोड़ते हैं ना, ये हड्डी, ये देखो आवाज कर रहा है, देखो आवाज कर रहा है। ठीक है, तो ये आवाज क्यों करती है इसके बारे में तुम लोग को भी बताना है कि भाई हम लोग जो अंगुली फोड़ते हैं ये आवाज क्यों करती है। ठीक है, तो ये तुम लोग को बताना है। ठीक है, कहाँ थे, पीएलपी थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस पे थे। तो जिसको पता होगा कि जिसने करवाया होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होती है, लगभग 21 दिन या फिर कभी कभी 1 महीने तक की भी प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है हड्डी जोड़ने के लिए। ठीक है, टूटी हड्डी जोड़ने के लिए आपको पीएलपी कराना ही होगा। सीओपीडी क्या है, तो क्रोलिन ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनी डिजीज, ये एक तरह का डिजीज है। मतलब ये एक दीर्घकालीन फेफड़ों की बीमारी है जिसमें सांस लेने में कठिनाई होती है। इसमें ब्रोंकाइटिस और एम्प्लाइसीमा जैसी शामिल होती है। मतलब जिसको सांस लेने में कमी होती है, इससे इससे पहले हम पढ़े थे कि जिसको सांस लेने में कमी होती है उसको इनहेलर दिया था, कोई स्प्रे से लेता है और कोई सांस के द्वारा लेता है ना, तो वो वही है सीओपीडी। ठीक है, ये फेफड़ों तक पहुंचा जाता है। जो फेफड़ों से बीमार है ना, उसके लिए काम करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ, ये सब एक नंबरिया क्वेश्चन है, आंसर बड़ा बड़ा है, तुम लोग को आंसर छोटा खुद से लिखना है। तुम्हारा निम्न प्रकार के अपशिष्ट के लिए रंग कोड बताइए। तीक्ष्ण अपशिष्ट, ये जिसको शार्प वेस्ट बोलते हैं, यानी सफेद वाला वेस्ट। तो इसमें सुई, ब्लड, कांच के टुकड़े आदि होते हैं। इन्हें मजबूत
छेद रोधी कंटेनर में रखा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि तीक्ष्ण अपशिष्ट जो होता है, मतलब कि मान के चलो कि जैसे तुम लोग जाते हो कोई भी चीज लेने के लिए, दवा हुआ, तो देखना कि वो एक शीशी में होता है जिसको तोड़ के क्या करता है, उससे लिया आता है इंजेक्शन से और फिर डाला जाता है। ठीक है, या फिर मतलब उससे कि जो तीक्ष्ण है वो उससे जो सफेद टाइप का है उससे बच के रहना है, क्योंकि ये मजबूत और छोटे रोधी कैंटर में रखा जाता है। ठीक है, छोटे छोटे कैंटर में रखा जाता है, नहीं तो पता चला उसी को गड़ गया, वही बीमार पड़ गया। नेक्स्ट है मानव, नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन एंटोमेटिक वेस्ट, मतलब मानक शारीरिक अपशिष्ट, यानी पीला बैग। हम लोग का जहां भी होता है ना अपशिष्ट पदार्थ, पीला बैग में रखा जाता है। अगर आप लोग का यूरिन है, मूत्र भी है, तो उसका पीला बैग का थैली होता है हम लोग का शरीर में, वहां पर ही रखा जाता है। तो मानव शरीर उत्तक, प्लेस्टो आदि पीले रंग के बैग में नष्ट किया जाता है। बिल्कुल, हम लोग का भी, हम लोग क्या क्या होते हैं, कभी कभी कोई चीज खा लेते हैं, वो सब अपशिष्ट पदार्थ कहाँ जो नष्ट होता है, वो सब पीले बैग में ही होते हैं। अगर तुम अपना अंगुली भी डाल दोगे ना, वो भी नष्ट कर देगा। इतने इतने खतरनाक होते हैं हमारे शरीर, ये भी बात को याद रखना। और क्या था, 21 मूत्र की थैलियां को किस बैग के बैग में फेंकना चाहिए? तो पीला, पीला रंग का बैग। ठीक है, मूत्र की थैलियां संक्रमित प्लास्टिक कचरे में आती है, इसलिए इन्हें पीले रंग के बैग में नष्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग जो है सेक्शन बी, जो कि लघु उत्तरीय होता है, शॉर्ट आंसर होता है, उसको थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसका हम लोग आंसर को देखेंगे। ठीक है, चलो देखिए कहाँ थे हम लोग। हाँ, ये देख लिए। ये सर तुमको 150 वर्ड में जवाब देना है। क्या है क्वेश्चन, कि मेडिकल में रखे गए विभिन्न प्रकार के मेडिकल रिकॉर्ड की सूचियां तैयार करें। ठीक है, तो तुम लोग खुद से भी कर सकते हो। अस्पताल में खराब अपशिष्ट प्रबंधक में शामिल जोखिम की सूची बनाइए। रोगी के लिए व्यायाम के लिए कुछ बनाइए। ठीक है, ये भी तुम लोग को बनाना है कि हाँ भाई क्या करे, जो रोगी क्या करे, व्यायाम करे। अच्छा, रोगी के व्यायाम के क्या लाभ है, ये भी अच्छा ये क्वेश्चन है, इसका भी करेंगे। एंटी एंटी डिप्रेशन के मान के समान दुष्प्रभाव क्या है ना, एंटी प्रेस्टेंस के दुष्प्रभाव क्या है? अच्छा वर्ड है, ये वर्ड बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। ठीक है, ये वर्ड जो था वो खतरनाक वर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेक्शन डी है क्या? बिल्कुल, ये सेक्शन डी होना चाहिए। हाँ, ये सेक्शन सी है, मतलब लॉन्ग आंसर है। लॉन्ग आंसर का भी क्वेश्चन है। एप्लिस क्या है, मेडिकल और सर्जिकल एप्लिस के बीच में अंतर बताइए। बताएंगे सर्जिकल और मेडिकल के बारे में। ऑपरेशन थिएटर में फियोमिलिसन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, ये भी देखेंगे। ठीक है, ये भी देखेंगे। चलो अब इसका सीधा आंसर देखते हैं और वीडियो को जल्दी खत्म करेंगे। तुम लोग को अगर देखना है ना तो दोबारा देख लेना वीडियो को, क्योंकि एग्जाम में इसी से रिलेटेड रहेगी, क्योंकि हम डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो ये 2024 का सॉल्यूशन है, 2023 का सॉल्यूशन आप लोग को दिया जाएगा। आप लोग ये दोनों कर लिए तो बात फिर अच्छा ही अच्छा हो जाएगा। और अगर एमसीक्यू में दिक्कत होगा तो जैक जैक ने कुछ एमसीक्यू दिया हुआ है, 30 एमसीक्यू दिया हुआ है, वो इन्हीं साल दिया हुआ नहीं, 2024 में वो दिया गया था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी अगर कर लो तो एमसीक्यू में दिक्कत नहीं होगी फिर। वैसे भी सब्जेक्टिव में किसी को दिक्कत नहीं होती, ऑब्जेक्टिव में सबको दिक्कत होती है। क्या बोल रहा है कि अस्पताल में रखे जाने वाले विभिन्न प्रकार के मेडिकल रिकॉर्ड की सूची बनाइए। चलो सूची बनाते हैं। क्या बोल रहा है कि अस्पताल में रोगी से संबंधित जानकारी मेडिकल रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखी जाती है। इसमें प्रमुख रिकॉर्ड है निम्नलिखित। देखो, रिकॉर्ड रिकॉर्ड रखना जरूरी है और रिकॉर्ड रखना भी पड़ता है, इसलिए देखना है कि मेडिकल लैब अगर देख जहां भी रिकॉर्ड रखा होता है ना, एक साल में पूरा एकदम एक रूम भर जाता है। बहुत ज्यादा मेडिकल रिकॉर्ड रखना पड़ता है आगे चल के, है ना।
रोगी का तुम्हारा पंजीयन रिकॉर्ड रखना पड़ता है, बिल्कुल उसका तुमको एडमिशन के बारे में रखना होगा कि रोगी का नाम क्या है, वो ये फलाना रोगी का इतिहास के बारे में रखना पड़ता है, डॉक्टर ने क्या आदेश दिया उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। ये सब जो है ना तुम बना सकते हो कि रोगी का पंजीयन रिकॉर्ड, फिर डैश देके इसके बारे में थोड़ा सा लिख दिए, रोगी का इतिहास लिखे और डैश देके लिख दिए कि रोगी का इतिहास इसलिए रखा जाता है कि अगर कल वो फिर से बीमार पड़ती है तो पुराने रिकॉर्ड को देख के फिर से उसका इलाज सही तरीके से किया जा सके। डॉक्टर के आदेश ये इसलिए जरूरी होता है, इससे पता चलता है कि किस डॉक्टर ने किसका इलाज किया है और क्या इसका इलाज से सही हुआ है कि नहीं हुआ है। नर्सिंग रिकॉर्ड भी आता है कि जिस नर्स के द्वारा वो देखरेख होती है वो भी रखा जाता है। ठीक है, दवा प्रशासन रिकॉर्ड रखा जाता है, कौन कौन दवा दिया गया है वो भी रिकॉर्ड रखा जाता है। प्रयोगशाला रिपोर्ट, जो भी तो उसका रिपोर्ट आया है करके, मतलब जो भी उसका टेस्ट किया गया उसके बाद रिपोर्ट आया है उसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है। रेडियोलॉजी रिपोर्ट रखा जाता है, ऑपरेशन थिएटर का भी रिकॉर्ड रखा जाता है, डिस्चार्ज उसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है। अगर निष्कर्ष की बात करें तो मेडिकल रिकॉर्ड रोगी की सही देखभाल, उपचार और कानूनी प्रमाण के लिए बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए जब भी देखना कि हर क्षेत्र में अगर तुम जाओगे तो बोलेगा कि तुम लोग बोलेगे नहीं पेशेंट मेरा जरूरी है, मेरा पेशेंट मर जाएगा तो जल्दी ऑपरेशन कर दो, वो बोल देगा नहीं पहले फॉर्म भरो तब करो करने देंगे, क्योंकि उसका भी एक तरह का अपना रूल है। तो वहां पर जाके तुम लोग मत लड़ाई करने लगना कि मेरा फॉर्म अभी नहीं भरेंगे, पहले मेरा इलाज कर दो बाद में ये करेंगे, तो वैसा करना गलत बात है, वैसा करना गलत बात है। ठीक है, क्योंकि उसको अपना रिकॉर्ड दिखाना पड़ता आगे चल के। मान के चलो कल पेशेंट तुम्हारा नहीं बचा तो बेचारा अगर उसके पास रिकॉर्ड नहीं है तो उसका उसका जो लाइसेंस है वो खत्म हो जाएगा, डॉक्टरी का वो लाइसेंस खत्म कर देगा। इतना पढ़ लिख के डॉक्टर बनता है, पता चला तुम्हारा एक गलती के कारण से उसका लाइसेंस चला गया। ठीक है, इसलिए वो अपना नौकरी को खतरा में नहीं डालेगा। अस्पताल में खराब अपशिष्ट प्रबंधक से होने वाली जोखिम की सूची बनी। अब अस्पताल में तो बहुत कुछ हो सकते हैं, हम तो केवल पॉइंट बताएं, बाकी बताएंगे टॉपिक टॉपिक दिए हैं, तुम लोग खुद से डिस्क्राइब करना। खराब अपशिष्ट प्रबंधन अस्पताल को, समाज दोनों को गंभीर रूप से खतरे में डाल सकती है। जो इसलिए बोला जाता है ना कि जो भी मेडिकल में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको क्या कर दो, जला दो या फिर कहीं गड्ढा करके उसमें दफना दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर तुम इधर उधर फेंक दोगे ना तो पता चला कि कोई जानवर वानवर भी गया, उसमें इसका वायरस चला गया, फिर उस जानवर को तुम छू रहे हो उसमें इसका वायरस चला गया। तो इसलिए बोला जाता है कि मेडिकल का जो अपशिष्ट होता है ना उसको बहुत बहुत बड़ा ध्यान से रखना चाहिए। और जो भी मेडिकल वाला जो इस तरह मतलब अपना कदम बुरा उठाते हैं तो जिसके कारण से हम लोग को क्या हो सकता है, प्रभाव मिल सकता है। तो ये सब भी देखना है। अगर तुम्हारा भी आसपास हॉस्पिटल में ऐसा होता है तो एक अपना तुम एप्लीकेशन लेके थाना में जमा कर दो। ठीक है, बाद बाकी वो ठीक हो जाएगा। तुम्हारा एक कदम उठाना बहुत कोई के लिए भला हो जाएगा। संक्रमण का फैलाव, खराब अपशिष्ट प्रबंधन से अस्पताल समाज दोनों को गंभीर खतरे में हो सकती है। जैसे संक्रमण का फैलाव, बिल्कुल यहाँ से वायरस फैलना स्टार्ट हो जाता है ना। अस्पताल जनित रोगी में वृद्धि, रोगी बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, इसलिए उसका वो सब जो है ना अपशिष्ट पदार्थ को रखना चाहिए। स्वास्थ्य कर्मियों को चोट लगना, पर्यावरण दूषित होते हैं, जल और वायु दूषित होते हैं, दुर्गंध और अस्वस्थ वातावरण फैल जाते हैं, रोगी और कर्मचारियों का स्वास्थ्य जो है खतरे में पड़ जाते हैं। ठीक है, निष्कर्ष की बात करें, सही अपशिष्ट प्रबंधन अस्पताल की स्वच्छता और सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये सब जो है ना टॉपिक है, तुम लिख सकते हो। जल और वायु प्रदूषण यहाँ पर लिख सकते हो, अगर उसको पानी में फेंका जाए तो वो जल प्रदूषित हो जाएगी, जिसके कारण से कोई और लेगा तो मेरा हेल्थ खराब हो जाएगा, उसका हेल्थ खराब हो जाएगा। हेल्थ केयर है ना, तो अपना हेल्थ को जितना अधिक केयर कर सकते हो मार्क्स उतना मिलेगा, इस बात को याद रखना। रोगी के लिए व्यायाम के क्या लाभ हैं? देखो, जो भी रोगी होता है ना उसको बोलता है कि व्यायाम करो, अच्छा लगेगा, थोड़ा सा मन फ्रेश होता है ना। खुद से भी लिख सकते हैं। तो रोगी व्यायाम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभकारी होते हैं। इसके प्रमुख लाभ है क्या? मांस मांसपेशियों की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है, रक्त संचार जो होती है वो बेहतर होती है, जोड़ों की गति होती है वो बने रहती है, मानसिक तनाव कम होती है, शीघ्र स्वस्थ होने में सहायक होती है, मोटापा और थकान कम होती है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। अगर इसके निष्कर्ष की बात करें, नियमित और उचित व्यायाम रोगी की रिकवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस बारे में याद रखना कि रोगी को व्यायाम करवाना है। तुम लोग का क्या होता है कि तुम खुद मान के चलो, अगर रोगी बन जाते हो, तुम अगर कभी पेशेंट बन जाते हो तो तुम्हारा घर में क्या बोलता है ना, बेटा सुतल रहो, बिस्किट लाते हैं खाते रहो। तो वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। खुद से क्या करना है, व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है। अगर तुम एक्टिविटी ज्यादा करोगे ना तो तुम्हारा ठीक होने का चांस जल्दी बढ़ेगा, है ना। कोई देखना
कि जैसे मैं कभी कभी बीमार पड़ता हूँ ना, तो मैं दूसरे दिन से स्टार्ट हो जाता, नहीं मैं ये करूंगा, मैं नहीं भी कर सकता हूँ लेकिन फिर भी मैं करूंगा। और ऐसा करने से क्या होता है कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाता हूँ। मैं अपने मन को मार देता हूँ कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, और उसमें लग जाता हूँ, फिर मैं ठीक हो जाता हूँ जल्दी। इसीलिए कभी भी अगर रोगी हो बनो ना, या फिर दूसरे को रोगी देखो, तो उसको बोलो कि व्यायाम करो, व्यायाम करोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। अपना ऐसा नहीं कि बेड में सो के बन जाओ, खुद से मरीज से और मरीज बनते चलो, ऐसा नहीं करना है। एंटी पेशेंट दवाओं के, अच्छा, एंटी एंटी पेशेंट ना, आजकल बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक का दिया जाता है ना। अच्छा, ये दूसरा है ना। एंटी पेशेंट दवा के समान दुष्प्रभाव क्या है ना। एंटी पेशेंट के, एंटी पेशेंट दवा का दुष्प्रभाव, कोई अगर मान के चलो कि अ, दवाई बोला भी नहीं है डॉक्टर, और आप बोला है कि यार हमको कुछ नहीं हुआ, अरे लाओ ना खा जाते हैं दवाई, हमको क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो कोई कोई हुरमुट रोगी होते हैं या फिर जो स्वस्थ आदमी होते हैं, वो अपने आप को दिखावा करने के चक्कर में क्या करते हैं, वो खा लेते हैं। तो ऐसा करना क्या होगा कि गलत बात है। ऐसा करोगे तो यही हो जाएगा, तुम उसके एंटी पेशेंट के क्या हो जाओगे, तुम उसके लपेट में आ जाओगे। वही बोल रहा है, एंटीबायोटिक दवा के कुछ समान दुष्प्रभाव देखते हैं। क्या बोलते हैं, मतली और उल्टी, तुमको अच्छा नहीं लगेगा, उल्टी पुल्टी करने का मन करेगा, माथा दर्द करेगा, सिर दर्द, चक्कर आने लगेगा, नींद नहीं आएगा, मुंह सूखने लगेगा, वजन बढ़ने लगेगा, थकान आने लगेगा। निष्कर्ष क्या है कि डॉक्टर की सलाह से दवा लेने पर दुष्प्रभाव नियंत्रण किए जाते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर जो सलाह देता है उसी के अनुसार से आप दवाई लो। अगर तुम गलत दवाई लेते हो, खुद दिखावा चक्कर में जाओगे, तो यही सब हो जाएगा। अब देखो, ये तुम्हारा जो है 3 मार्क्स का है, तो इतना लिख दोगे तो वैसे 3 मार्क्स का मिल जाएगा। तो अगर तुम चाहो तो बढ़ा सकते हो, क्योंकि 3 घंटा बहुत टाइम। यहाँ पर लिख सकते हो मतली और उल्टी की डैश देके लिख सकते हैं कि यदि पेशेंट जो है, रोगी जो होते हैं, बिना बताए डॉक्टर का उल्टा पुल्टा अगर ले लेते हो, तो उसका क्या होता है, रिएक्शन हो जाता है ना, एंटी पेशेंट हो जाता है, तो जिसके कारण से उल्टी उल्टी होती है। फिर सर दर्द के बारे में भी लिख सकते हो, चक्कर अभी आ सकता है, नींद नहीं आएगा, मुंह सूखने लगेगा, वजन भी बढ़ने लगेगा, मोटे हो जाओगे, ये भी सब देखा जाता है। सेक्शन सी, ये जो है बहुत ही लॉन्ग आंसर लिखना पड़ेगा, 5 नंबर के लिए है। बोल रहा है एप, एप्लिसिस क्या है, मेडिकल एप्लिसिस और सर्जिकल एप्लिसिस में अंतर बताना है। तो एप्लिसिस, एप्लिसिस वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा रोगजनक सूक्ष्म जीवों को रोकने या नष्ट करने का प्रयास किया जाता है, ताकि संक्रमण से क्या हो, बच सके। बिल्कुल, जो भी वायरस फैलता है उससे हम लोग को बचना ही, हम लोग को क्या करना पड़ता है, एपिक्स करना पड़ता है। तो एपिक्स दो तरह से होते हैं, एक मेडिकल एपिक्स होते हैं, एक सर्जरी एपिक्स होते हैं। तो चलो, मेडिकल मेडिकल एपिक्स में क्या होता है, देखो, मेडिकल एपिक्स का उद्देश्य संक्रमण को कम करना होता है। इसे क्लीन टेक्निक्यू भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे क्या है कि हाथ धोना, रोगी के बिस्तर का सफाई होना, या फिर दस्ताने पहनना, ये सब जो काम होता है वो तुम्हारा मेडिकल एप्लिस देखता है। ठीक है, तो देखना, और तुम लोग भी खुद से कर सकते हो। मेडिकल एप्लिस मतलब क्या है, खुद से मेडिकल बनाना। और सर्जिकल एप्लिक्स क्या बोलेंगे कि सर्जिकल एप्लिक्स का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म जीवों को पूर्ण रूप से समाप्त करना होता है। इसे ट्रेलिस टेक्निक्यू भी कहते हैं, ट्रेलिस टेक्निक्यू भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे ऑपरेशन थिएटर की नसबंदी कराना, या फिर स्टेरॉइड उपकरणों का प्रयोग करना, या फिर सर्जरी से पहले हाथ को स्क्रीबिंग करना। ठीक है, अगर कुछ बोले, जैसे हम अंतराल की बात करें, मेडिकल एप्लिक्स, सर्जिकल एप्लिक्स, तुम्हारा मेडिकल एप्लिक्स जो होता है वो संक्रमण को कम करता है, लेकिन सर्जिकल एप्लिक्स होता है वो संक्रमण को पूर्णतः रोकता है, अगर उसका डिफरेंट की बात करें। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम बना देते हैं, ताकि आप लोग खुद से भी डिफरेंट और भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग पास 3 घंटा का टाइम है, बैठ गए। मेडिकल जो एप्लिस होते हैं वो क्या करते हैं, वो तुम्हारा संक्रमण को कम कर सकता है, लेकिन अगर संक्रमण को जड़ से उखाड़ के फेंकना है तो आपको सर्जिकल एप्लिकल्स में जाना होगा। मेडिकल एथिक्स जो होते हैं रोजमार्ग की दशा में देखते हैं कि तुम्हारा डेली क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो देख रहा है। और सर्जिकल जो होता है वो सीधा ऑपरेशन में देखता है कि डायरेक्ट ऑपरेशन कर देगा। मेडिकल एप्रिस में क्या होता है कि साफ तकनीकी के बारे में देखता है कि साफ सफाई है वो कर रखता है, ज्यादा विशेष ध्यान देता है। लेकिन सर्जिकल एप्रिस क्या करता है, पूरी स्ट्रेच की तकनीक यूज करता है, पूरी तरह से साफ कर देता है। इसीलिए देखना कि कभी कभी पेशेंट क्या होता है कि जिसको पथरी हो गया,
वो सिंपल क्या कर सकता है, वो पहले जब भी होता है ना कि पहले वो किस में जाए, पहले वो मेडिकल में जाए, यानी क्या है, मेडिकल सर्जरी हो, सॉरी मेडिकल सर्जरी में नहीं जाना है, मेडिकल एप्लिस में जाए, यानी मेडिकल ने बोला कि ये करो वो करो, जो दवा देगा सिंपल हम लोग कर सकते हैं डेली। लेकिन अगर उसको जड़ से उखाड़ के फेंकना है तो हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, जड़ से उखाड़ के फेंकवाने के लिए हम लोग को जाना होगा सर्जिकल एप्लिस में, जहां पर सीधे बात किससे होती है, ऑपरेशन से बात होती है। तुम लोग और चाहो तो डिफरेंट बना सकते हो, मेडिकल एप्लिस में क्या होती है, यहाँ पर दवा दिए जाते हैं, मेडिसिन दिए जाते हैं, लेकिन सर्जिकल ऑफिस में सीधा उसका ऑपरेशन करके उसका जड़ को ही समाप्त कर देता है, उसको काट कर निकाल जाता है, वहाँ काट फाड़ में होती है, इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है, उसमें ब्लीडिंग होती है। इसमें इसमें जो ठीक होने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगती है, लेकिन उसमें एक ही बार में ठीक हो जाती है। ये बीमारी फिर दोबारा उत्पन्न हो सकती है, लेकिन सर्जिकल में दोबारा नहीं हो सकती है। तो ये सब जो है खुद से बनाना है, अगर क्योंकि ये आप लोग के हम ये तो आप लोग की है हेल्थ केयर है, तो हेल्थ केयर में अपना हेल्थ कैसे केयर करे उसके बारे में बताना है। लास्ट और इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑपरेशन थिएटर में फ्यू मैग्नीशियम की प्रक्रिया का वर्णन करें। फ्यू मैग्नीशियम क्या है, फ्यू मैग्नीशियम वह प्रक्रिया है जिसमें ऑपरेशन थिएटर को रासायनिक गैसों की सहायता से कीटाणु रहित किया जाता है। ठीक है, तुम्हारा फ्यू मैग्नीशियम, ठीक है, उसमें तुम्हारा कीटाणु जो कीटाणु होता है उसको क्या होता है, हटा दिया जाता है। तो ऑपरेशन थिएटर को पूरी तरह से बंद किया जाता है, सभी उपकरण को साफ किया जाता है। ठीक है, और फॉर्मेलिन व पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है, गैस पूरे थिएटर में फैलाती है। देखो भी बताएंगे इसके बारे में, बढ़िया समझाएंगे। थिएटर को 8 से 12 घंटे तक बंद रखा जाता है, बाद में अमोनिया से न्यूट्रलाइज किया जाता है, अच्छी तरह से वैलिटिज किया जाता है। देखो ऑपरेशन थिएटर जो होता है ना, उसको हमेशा जब भी साफ करने का बात किया जाता है ना, तो फ्यू मैग्नीशियम से साफ किया जाता है। फ्यू मैग्नीशियम, जैसे मान के चलो कि आज दिन भर में ऑपरेशन किया गया या एक सप्ताह तक ऑपरेशन किया, एक सप्ताह तक अगर मान के चलो ऑपरेशन किया गया, बेड में कुछ वायरस फैल जाएगा, इधर वायरस उधर वायरस, पूरा रूम में कहीं ना कहीं क्या होगा, वायरस होगा। तो उसका रूम का सफाई जनरली तो बोला जाता है कि 3 दिन में करो, ठीक है, नहीं तो फिर एक सप्ताह में तुमको एक रूम का सफाई करना होगा। और जब रूम का सफाई करना होगा तो फ्यू मैग्नीशियम लाना से सफाई करना होगा, मतलब पूरे रूम को जो है एक गैस से बंद करना होगा, वो या फिर यहाँ पर फॉर्मेलिन व पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करना होगा, और पूरे रूम में ये सब यूज करना होगा। साथ ही साथ पूरे रूम को सैनिटाइज भी किया जाता है। ठीक है, और उस रूम को इतना साफ करने के बाद भी 8 से 12 घंटा तक उसको बंद रख दिया जाता है, ताकि उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया हो, जितने भी संक्रमण होने का जितने भी रोग हो, वो सभी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। वो सभी जितने भी रोग है वो सभी को रसायन से खत्म किया जाता है। तुम सोचोगे कि झाड़ू लगा दिए, पोछा लगा दी तो ये घर तक ही ठीक है, ऑपरेशन थिएटर में वैसा नहीं होता है। ऑपरेशन थिएटर को साफ करने के लिए रसायन चीज चाहिए, केमिकल वाला चीज से उसको क्या कहता है, साफ करता है। जैसे यहाँ उदाहरण में दिया गया है क्या कि नई सर्जरी शुरू करने से पहले ओटी का फ्यू मैग्नीशियम क्या था, ताकि संक्रमण का कोई खतरा ना रहे। बिल्कुल, तो ओटी का फ्यू मैग्नीशियम क्या था, पूरी तरह से उस रूम को साफ किया जाता है, तभी आप क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन कर। अगर आप ऑपरेशन थिएटर खोलना चाहते हैं तो आपको ये सब करना होगा। इसी के तहत क्या होता है कि आप लोग का खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये आप लोग का हेल्थ केयर के साथ साथ कुछ तो अपना बारे में भी जानने को मिला कि हम भी कैसे अपने हेल्थ को केयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो भी इससे मज़ेदार होगी, वो भी वीडियो देखने ना भूले। आपकी डीडी पाठशाला में ये वीडियो अपलोड होगी, और जिस तरह आप लोग डीडी पाठशाला को प्यार दे रहे हैं उसी तरह आप लोग को कंटेंट भी दिया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी हेल्थ केयर करेंगे और करते भी होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद। और जिसने भी डीडी पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल पढ़ाई भी होगी, पढ़ाई के बाद भी आप लोगों को क्या किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा, किस फील्ड में जाना
बेहतर होगा, ये सब यहाँ पर बताया जाएगा। स्टूडेंट का हर एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। आप कमेंट कीजिए, आपका हर एक कमेंट, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। डीडी पाठशाला आपकी घर की पाठशाला, आपकी अपनी पाठशाला है। यहाँ पे डरना नहीं है। जो भी मन में हो, जो भी प्रॉब्लम हो, बिल्कुल मैसेज कीजिए। अगर आप मैसेज करते हैं कि सर प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरा नंबर ये है, तो आपको भी कांटेक्ट किया जाएगा। वैसे भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो मेरा नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा जो नंबर है वो है 9508546023। जिसको भी ये कांटेक्ट करना है वो कर सकते हो, और जो भी दुमका में रहते हो वो डायरेक्ट आके मेरे से मिल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल ऑफ यू, एंड एक बार लाइक कर देना डीडी पाठशाला को। थैंक यू।